अर्जुन उस पुराने पत्थर को देखता रहा। उसकी सतह ठंडी और अजीब सी घबराहट वाली। उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे जिनका मतलब सदियों से खो गया था। उसने उन निशानों को छुआ, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके बगल में मीरा ने एक पुराना नक्शा खोला जिसके किनारे घिसे हुए और पीले पड़ गए थे। एटर्नल एक्लिप्स, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कहते हैं इसी में कलिंग युद्ध के सबसे काले राज का पता है। कलिंग युद्ध, भारत के इतिहास का एक खौफनाक अध्याय। सम्राट अशोक की विरासत पर एक दाग। अर्जुन और मीरा, दोनों इतिहास के शौकीन, हमेशा से इसके रहस्य की ओर आकर्षित रहे थे। आखिर किस बात ने सम्राट को, जो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, इतना भयानक नरसंहार करने पर मजबूर किया? युद्ध के बाद उनके पीछे कौन सा अंधेरा चला आया? उनका मानना था कि इस पत्थर में जवाब छुपे हैं। उन्हें इसका जिक्र एक भूली हुई किताब में मिला था। एक ऐसी कहानी जिसमें पछतावा, काला जादू और अपार शक्ति वाली एक चीज का जिक्र था, एटर्नल एक्लिप्स। नाम सुनते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। यह किसी भयानक चीज की ओर इशारा करता था, कुछ ऐसा जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। उत्सुकता और अनजाने के लिए प्यासे, वे सच्चाई का पता लगाने के लिए एक सफर पर निकल पड़े। उनकी खोज उन्हें प्राचीन कलिंग, जो अब ओडिशा है, के केंद्र में ले गई, जहां युद्ध की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। वे मानो लोहे की टकराहट, गिरते हुए लोगों की चीखें और मरे हुओं की खामोशी सुन सकते थे। हवा में गम और डर साफ महसूस हो रहा था। जवाबों की तलाश में वे प्रोफेसर विजयेंद्र राव के पास पहुंचे, जो एक मशहूर इतिहासकार और कलिंग युद्ध के विशेषज्ञ थे। उनका छोटा सा अध्ययन कक्ष किताबों, नक्शों और कलाकृतियों से भरा हुआ था, जो उनके जीवन भर के शोध का प्रमाण था। प्रोफेसर राव ने ध्यान से सुना जब अर्जुन और मीरा ने अपनी खोज के बारे में बताया। उनकी निगाहें तेज और अटल थीं। उन्होंने अशोक के बदलाव के बारे में बताया, कैसे सम्राट ने जो खौफनाक चीजें देखी, उसके बाद वो अंधेरे में डूब गए। उन्होंने वो कहानियां सुनाई जो पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती रही हैं, अशोक का जादू टोने में सुकून ढूंढना और गुप्त रूप से किए गए अनुष्ठान। प्रोफेसर ने धीमी और गंभीर आवाज में बताया कि अशोक का पछतावा सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वो आध्यात्मिक था। उनका मानना था कि उन्होंने युद्ध के मैदान का अंधेरा सोख लिया था और वो उसे रोकने के तरीके ढूंढ रहे थे। प्रोफेसर राव ने अशोक के साधुओं और तांत्रिकों से मुलाकातों के बारे में बताया, ऐसे लोग जो समाज से अलग रहते थे, जिनके ज्ञान का सम्मान और डर दोनों किया जाता था। उन्होंने उन्हें प्राचीन ग्रंथों के बारे में बताया, जो लंबे समय से खो गए थे या जानबूझकर छिपाए गए थे, जो काले जादू और अकल्पनीय शक्ति वाली वस्तुओं के अस्तित्व की ओर इशारा करते थे। उनका मानना था कि एटर्नल एक्लिप्स ऐसी ही एक वस्तु थी। उन्होंने आगे कहा, उनकी आवाज धीमी थी। अशोक को यकीन था कि वे अंधेरे को एक चीज में बंद कर सकते हैं। वे एक ऐसा बर्तन, एक ऐसी चीज बनाना चाहते थे जो उस बुराई को सोख ले और अपने अंदर बंद कर ले, जिसे वे अपने भीतर महसूस करते थे। उनके शब्द हवा में लटके रहे, मानो किसी अनहोनी का इशारा कर रहे हों। अर्जुन और मीरा ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिमाग तेजी से काम कर रहे थे। उन्होंने अशोक की कल्पना की, जिनका दिल अपराध बोध और पछतावे से भारी था, अपने पापों का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्होंने धुएं से भरे कमरे में उनकी तस्वीर बनाई, जहां वे रहस्यवादियों और तांत्रिकों से सलाह ले रहे थे, जिनकी आंखें गुप्त ज्ञान से चमक रही थीं। प्रोफेसर राव ने अशोक के बुरे सपनों के बारे में बताया। युद्ध के मैदान के दृश्य, मरने वालों की चीखें उनके कानों में गूंजती रहती थीं। खून और सड़ान की बदबू उनसे चिपकी रहती थी। वे खुद को एक राक्षस के रूप में देखते थे। उनके हाथ हजारों लोगों के खून से सने हुए थे। उनकी नींद में उन्हें कोई राहत नहीं मिलती थी। केवल अपने अपराध बोध के गड्ढे में और गहराई तक उतरना ही नसीब होता था। मुक्ति की तलाश में अशोक ने सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने एकांत में सुकून ढूंढा, अपना समय प्रार्थना और ध्यान में बिताया। लेकिन उनके भीतर का अंधेरा और बढ़ता गया, उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। वे जानते थे कि उन्हें इसे रोकने का कोई रास्ता खोजना होगा। दुनिया को उस बुराई से बचाना होगा जो वे अपने अंदर रखते थे। इसी जरूरत ने उन्हें मनाही चीजों की ओर धकेल दिया। वे उन लोगों की तलाश में निकल पड़े जो अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में जाते थे, जो बुराई की प्रकृति और अनदेखी दुनिया की शक्ति को समझते थे। उन्होंने उनसे एक बर्तन, एक कैद बनाने में मदद मांगी, उस अंधेरे के लिए जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था।
भाग 4 तांत्रिकों से सलाह। हल ढूंढने की कोशिश में अशोक अपने साम्राज्य के सबसे दूर के कोनों और उससे भी आगे तक गए। उन्होंने एकांत गुफाओं में रहने वाले साधुओं से सलाह ली, जिनके शरीर समय के साथ कमजोर हो गए थे, लेकिन जिनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से जल रही थीं। मैंने भविष्यवक्ताओं से सलाह ली, जिनके शब्द रहस्यमय और गूढ़ थे। उनकी बातें डरावनी और आकर्षक दोनों थीं। सम्राट, जो अपने दरबार के लोगों की आज्ञाकारिता के आदी थे, इन गूढ़ हस्तियों के सामने खुद को विनम्र पाते थे। उन्होंने ध्यान से सुना जब उन्होंने प्राचीन अनुष्ठानों, भूले हुए देवी देवताओं और राक्षसों और प्रकाश और अंधेरे के बीच नाजुक संतुलन के बारे में बताया। शक्ति से भरी चीजें वास्तविकता के ताने बाने को भी प्रभावित कर सकती। वे इस बात पर सहमत हुए कि समाधान अंधेरे के भौतिक रूप को बनाने में है। एक ऐसा पत्थर जो शक्तिशाली जादू से भरा हो, जो नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर अपने अंदर बंद कर सके। इस पत्थर को बहुत सावधानी से बनाना होगा, दुर्लभ और खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करके और ऐसे अनुष्ठानों से बांधकर जो ईशनिंदा की सीमा पर हो। मैं पत्थर बनाऊंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं अपने ही अंधेरे का कैदी बन जाऊंगा। यह सुनिश्चित करूंगा कि यह दुनिया पर फिर कभी न छोड़ा जाए। मैं शांति पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। भाग 5 अंधेरे को जन्म देना। पत्थर बनाने की प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, जो गोपनीयता में डूबी हुई थी और खतरे से भरी हुई थी। इसमें साम्राज्य के दूर दराज के कोनों से दुर्लभ तत्व इकट्ठा करना शामिल था। धरती की आग से भरी ज्वालामुखीय चट्टानें, आकाश से गिरे उल्कापिंड जो ब्रह्मांडीय घटनाओं की गूंज अपने साथ लाते थे। तांत्रिकों के मार्गदर्शन में मैंने ऐसे अनुष्ठानों में भाग लिया जिन्होंने मेरी विवेक की सीमाओं को परखा। उन्होंने प्राचीन भाषाओं में मंत्रों का जाप किया, भूले हुए देवी देवताओं का आह्वान किया और ऐसी ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया जिनसे हवा शक्ति से कड़कड़ा रही थी। जमीन उनके पैरों के नीचे कांप रही थी और ऊपर आसमान अप्राकृतिक रंगों से घूम रहा था, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही टूटने वाला हो। आखिरकार महीनों की तैयारी के बाद पत्थर तैयार है। यह अजीब सी खूबसूरती वाली चीज थी। इसकी सतह आधी रात जितनी काली थी, जिसमें चांदी और सोने की नसें थीं। इसके चारों ओर की हवा शक्ति से गूंज रही थी, एक ऐसी प्रभा जो उन सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी जो इसके करीब जाने की हिम्मत करते थे। यह अशोक की बेबसी का, शांति पाने के लिए सबसे काले जादू में उतरने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। जैसे ही आखिरी मंत्र बोला गया, मैंने अपनी पीड़ा, अपना अपराध बोध, अपना पूरा अस्तित्व पत्थर में डाल दिया। मैंने कल्पना की कि अंधेरा मेरे शरीर से निकल रहा है, एक काली नदी की तरह पत्थर के बीचों बीच बह रहा है। इस कोशिश ने उन्हें थका दिया, लेकिन अजीब तरह से हल्का भी कर दिया, मानो उनकी आत्मा से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो।